नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूँ सोनाली। ललन टॉप अड्डा में हमारे साथ बड़े ललन टॉप किस्म के लोग होते हैं जिन्होंने काम किया होता है। और आज जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी आवाज बड़ी सुरीली है, मिजाज मतलब कमाल है। और है ना, जब इंटरव्यू देते हैं तो अक्सर इनकी स्माइल को देखिए आप, मुस्कुराते हैं और बड़ा प्यारा मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुस्कुराने का जहाँ से ये है उससे बहुत अच्छा रिलेशन भी है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी अमित मिश्रा का, जिन्होंने कमाल के बहुत सारे गाने गाए हैं, जैसे कि जिसपे आप किसी क्लब में जाते हैं तो डांस करते हैं, वो हो गया 100 तरह के, या मनमा इमोशन जागे, या फिर वो गाना जो टूटे दिल वाला इंसान हो, या फिर पहली बार प्यार हुआ हो, वो गाता ही गाता है, वो है भुलिया ए दिल है मुश्किल से। बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much, Sonali. Thank you for your kind invitation. Thank you. मैं पता है शुरुआत वहां से करने वाली थी कि आपने कैसे मीमर्स को बहुत काम दिया है। आपको पता है, आपके गाने की एक लाइन है, मेरी रूह फिदा परिंदा फड़फड़ाए, और लोगों ने इस पर जो लाइनें बनाई है कि जब आप जाते जाते बॉस आपसे कहे कि एक काम करते जाना प्लीज, तो मेरी रूह फिदा परिंदा फड़फड़ाए। और ऐसे बहुत सारे मीम्स जी प्लीज प्लीज मुझे भेजिएगा ऐसे मीम्स, मुझे देखने हैं बिकॉज I hardly get time for this, but yes, मैंने सुने काफी memes बने इस पे, काफी meme videos भी मैंने देखे for the song, but that was fun to hear that. But at the same time, this is a Sufi Kalam, so yes, all respect to that song as well. But honestly speaking, आपके बहुत सारे ऐसे गाने और गानों पर बने वीडियोस आ रहे होते हैं जो ये शो करते हैं that people as an artist really अप्रिशिएट यू, या आपके काम को बहुत प्यार कर रहे हैं। आई थिंक आप भी ये मानते हैं कि आज के टाइम में अगर आपके गानों पर मीम बन रहे हैं या फिर वीडियोस और रील्स बन रहे हैं तो वो ज्यादा हिट हो रहा है। हाँ, आज को मैं पिछले 3 दिन टेल मी मीम्स बन रहे हैं और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ क्योंकि लोग सुन रहे हैं ऑफ कोर्स, इसलिए वो मीम्स बना रहे हैं और सबका अपना एक नजरिया है देखने का गानों को, तो वो जिस नजरिए से देखते हैं और उसे जैसे भी एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दीस थिंग्स। या ऑलराइट, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप नवाबों के शहर से, लखनऊ से, है ना? ये पहले आप क्यों बोला जाता है, मुझे ये बता दो। एक्चुअली पहले आप शायद कहते हैं मैनरिज्म होता है, कल्चर है यहाँ का, जो भी संस्कृति का एक पार्ट है कि अगर आप हमारे यहाँ पे जैसे यूजुअली, दो मुझे काफी साल बॉम्बे में हो चुका है, फिर भी मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली घर पर ट्रैवल करता हूँ क्योंकि जैसे हमारे बच्चों को भी आप करके बात करी जाती है हमेशा। तो चलो इस पहले आप अगर हम कॉमिक में मिले, एक बहुत अच्छी स्टोरी थी जो ट्रेन में होती है कि 2 नवाब साहब लोग हुए थे, वो कह रहे आप चढ़ो, अरे पहले आप चढ़ो, ट्रेन निकल गई। तो आई गेस ये मुझे जहां तक याद है कि जब हम दरवाजा खोलते हैं और हम किसी से बोलते हैं पहले आप एंटर करें, सो दैट्स अ कर्टेसी। बट हाँ, इस पे जोक्स बहुत सारे हैं, पहले आप खाए, पहले आप खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो चेक करो, तो ये सब तो चलता रहेगा। अच्छा, मुद्दा ये कि लखनऊ से आपका बम्बई आना कैसे हुआ था? जी, बॉम्बे आना मेरा हुआ था, सबसे पहले मुझे बॉम्बे आने का मौका मिला था आइडिया रॉक्स इंडिया में। देयर वाज अ कंपटीशन अमंगस्ट टॉप 9 बैंड्स फ्रॉम इंडिया। उनके वजह से मुझे पहली बार मौके से मैं बॉम्बे आया और उसके बाद फिर मैंने अपना एक पर्सनल डिसीजन लिया जिसकी वजह से मैं बॉम्बे आया, जिससे मुझे काफी लोगों को असिस्ट करना था, मुझे काफी म्यूजिक सीखना था, मुझे काफी म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें सीखनी थी और ऑफ कोर्स शायद आई वाज डेस्टिन्ड टू बी इन बॉम्बे, तो इसलिए मुझे बॉम्बे आने का मौका मिल गया। ओके, बट आई हैव हर्ड कि आप जब लखनऊ में भी थे तो भी आपने अच्छे से ट्रेनिंग लिया है, बिकॉज आजकल क्या होता है कि पीपल सिंग और यूट्यूब पे वो गाना आता है, इट गेन्स नंबर्स, बट टेक्निकलिटी की जब बात होती है तो मुर्कियां सुरताल शायद समझ नहीं होती है, लेकिन नंबर खूब होते हैं। क्योंकि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है? आपको भी काफी हद तक मुझे लगता है आप भी ट्रेनिंग ले रही है म्यूजिक की, मुझे जिस हिसाब से आपके पॉइंट्स, जिस तरीके से निचोड़ आपने निकाला कुछ वर्ड्स का, दैट मेक्स यू फील लाइक दैट। तो मैंने पहले सिंगर बनने के लिए, एक्चुअली मुझे पहले म्यूजिक से प्यार हुआ, मैं ये बोलूंगा। मैं स्कूल कोर में मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने मुझे, मेरा पहला मैं इंसिडेंट बताता, दैट वाज इन 3rd स्टैंडर्ड आई गेस। हमारे टीचर थे राजू दास सर, तो मैं बैक बेंचर हुआ करता था और हंसने की आदत बहुत थी मेरे अंदर, हर छोटे जोक पे हंस देना। तो कोई तो बच्चा गा रहा था, मैं भी बच्चा ही था तब, तो वो कुछ तो गा रहा था, मैं हंस रहा था कि वो ऐसा क्यों गा रहा है। तो उन्होंने बोला बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, आइए मिस्टर प्लीज कम टू फ्रंट, और कुछ अलंकार उन्होंने हमें बता रखे थे, वो गा के सुनाइए। मैंने गा दिया और उन्होंने बोला कि तुम शाम को स्कूल कोर में आओगे।
रिहर्सल्स में आओगे स्कूल का क्या लाइक असेंबली के लिए आप कह रहे हो? कहते हैं हाँ। एंड मेरी सिस्टर ऑलरेडी क्वायर का पार्ट थी, तो नाउ शी इज इनटू मेडिकल फील्ड, बट माहौल घर में वैसा था म्यूजिक का। तो मैं स्कूल क्वायर ज्वाइन किया, तो फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता था हमारे, मैंने वो उसमें म्यूजिक और वॉलीबॉल लिया। और स्कूल के बाद पहले म्यूजिक के स्कूल क्वायर की प्रैक्टिस करो, फिर वॉलीबॉल की करो। और इस तरीके से म्यूजिक से बढ़ते बढ़ते जब मैं 10th स्टैंडर्ड तक आया, तो फिर शायद से मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में म्यूजिक काफी हद तक सीखता जा रहा था। हर साल मेरा कुछ ना कुछ सिलेबस आता था ऑप्शनल्स में, और पास होना ना होना कोई मायने नहीं रखता था। पर मुझे म्यूजिक बड़ा अच्छा लगने लगा, मैं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरेक्ट करता था, और स्पोर्ट्स में ज्यादा रहता था। पढ़ाई के वाट लगती जा रही थी उस समय। फिर 10th में थोड़े दिन के लिए ब्रेक मिला कि पढ़ाई पे फोकस करिए, बोर्ड्स आ चुके हैं। फिर 12th के लिए थोड़ा सा ब्रेक मिला, बट आफ्टर 12th में जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो फिर मैंने भातखंडे यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। और लखनऊ यूनिवर्सिटी और भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ में बहुत ही करीब है, तो मैंने कुछ तो करके पैरेलली बिठा लिया दोनों में, कि मेरे शाम को क्लासेस भातखंडे के होंगे, सुबह मैं लेक्चर्स अटेंड करूंगा। और इस तरीके से करते करते म्यूजिक सीखना भी शुरू कर दिया। 5th ईयर तक आते आते मैं MBA सेकेंड सेमेस्टर के पास मैंने अपने फादर से बोला कि भाई पापा अगर हो सके तो मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ आफ्टर आइडिया ऑफ इंडिया। बोले ठीक है, 2 नाव पे मत चलो, फिर MBA ड्रॉप आउट ही कर दो, अब म्यूजिक ही सीखो, फिर अच्छी बात है फुल टाइम। बिकॉज आई फील म्यूजिक के लिए फुल टाइम डेडिकेशन बहुत जरूरी है इन मुंबई, और बिकॉज वी गेट लॉट ऑफ वर्क, टचवुड, एंड उसको ही डिलीवर करते हुए और कोई काम करने का टाइम नहीं मिलता है। बिगनिंग में, इनिशियल डेज में नहीं मिला मुझे। तो फिर आप कह सकते हैं कि मैंने सीखा पढ़ा भी, अभी भी सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर दिन सीखना पड़ता है स्टूडियो में जाके, बिकॉज यू गेट अ न्यू कॉम्पोजिशन एवरी टाइम, एंड यू हैव टू डिलीवर इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर गाने का एक अलग होता है। जैसे मीरे करना है, बहुत लोगों ने बोला आप बहुत अच्छे साउंड करते हो उसमें। आई वाज लाइक ब्रो, मुझे 3 दिन तक रोचक कोहली साहब के साथ सेशन करना पड़ा था जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट सॉन्ग। सो आई वुड कॉल इट, वो भी एक सीखने की एक विधा हो गई, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रोग्रेस। ओके, हर किसी सॉन्ग के साथ कुछ अलग अलग पर्सनालिटीज जुड़ी होती हैं, जिसका वो आउटकम होता है कि कंपोजर उसे एक तरीके से सोचता है। जब जब लिखने वाले ने उसे लिखा था तो उनके दिमाग में शायद कोई और थॉट्स होंगे, बट फाइनली जो उसे गाने वाले हैं, जो सिंगर हैं, उनके हाथ में होता है उस गाने का कंट्रोल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। कोई ऐसा गाना कभी हुआ जो आपको मिला, और जिस फॉर्म में मिला आपने बिल्कुल उससे अलग गाया और वो अच्छा उसका आउटकम निकला? या कभी जी नहीं, मैं आई एम कंपोजर सिंगर, मतलब मुझे वो जितना समझाते हैं, मुझे पहले ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि म्यूजिक सीखते टाइम भी हमें याद है, बिगनिंग में इनिशियल बेसिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट में पूरा सिखाया जाता है, कोई भी बंदिश सिखाई जाती है। तो बंदिश इसलिए सिखाते हैं शायद से, जो हम लोग अभी भी सीखते हैं, कि हम पहले एग्जैक्ट मेलेडी को समझ लें। हाँ, धीरे धीरे लीनियंट हो जाते हैं कंपोजर्स कि यार अच्छा गा रहा है लड़का, ठीक है, गुड। पर पहले बंदिश इसीलिए सिखाई जाती है, पहले हमें अच्छे से मार्च पास्ट करना आ जाए उस बंदिश के ऊपर कि हाँ भाई पहले कॉम्पोजिशन समझ ले। हाँ, कोई भी गाना मुझे एक्सप्रेशन और डायनेमिक्स के थ्रू, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, दैट्स व्हाई आई थॉट मे बी यू आर आल्सो परस्यूइंग म्यूजिक क्लासेस और समथिंग, कि हमें डायनेमिकली खेलने के लिए, नुआंसेस समझने के लिए ऑफ कोर्स चाहिए हमारे कंपोजर, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है पहले गाना सीख करके गाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फिर आफ्टर 4-5 आवर्स अगर दूसरे सेशन में जा रहे हो, अगले दिन फिर से सेम गाना रिकॉर्ड करने, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है, आई डोंट नो व्हाई, कि मुझे एक सेशन के बाद दूसरा सेशन मिलता ही तब है क्योंकि गाना फाइनल हो जाता है। तो गाना सीख के गाना थोड़ा आपको समझदार बना देता है, इसीलिए हम आज भी लिविंग लेजेंड्स में सोनू जी और सुखविंदर बाजी, शान दादा, इनके नाम रखते हैं। तो मुझे कोई पता नहीं, कोई देता ही नहीं इतनी फ्रीडम स्टूडियो में, कहते हैं अरे तुम जो गा रहे हो यही गाना है तुमने, बस हाँ मैं डायनेमिकली थोड़ा सा डिफरेंट रखता हूँ उन्हें, और अपने टेक्सचर को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता चलता हूँ गाते टाइम। ओके, बीच में आपने 2-3 बार बोल दिया मैं म्यूजिक सीख रही हूँ। बिल्कुल नहीं सीख रही, मैं बिल्कुल टिनचैक पूजा जैसा गाती हूँ तो ओके, वो भी ठीक है, अगर आप गाना उसे कहते हैं तो अच्छी बात है। मजाक उड़ाया आपने, नहीं उड़ाया। जी, बॉलीवुड के सफर की बात करूं तो पहला गाना हम कह सकते हैं मन माय इमोशन जाके, इज द फर्स्ट सॉन्ग। जी एक्चुअली पहला हिट सॉन्ग आप कह सकते हैं मन माय इमोशन जाके, ओके, जिस वजह से मुझे थोड़ा रिकॉग्निशन मिला इंडस्ट्री में। एट द सेम टाइम पहला गाना था जो मैंने गाया था, दैट वाज फ्रॉम द मूवी कॉल्ड हम दो अनजाने, दैट वाज जैकी श्रॉफ्स मूवी। उसमें मुझे एक बैंड वर्जन गाने को मिला था, जो कि हमारे कुणाल गांजावाला साहब ने गाया था, उसी का एक दूसरा रिप्राइज वर्जन था, वो मैंने गाया था। 1920 इविल रिटर्न्स में एक ऑफिशियली गाना मुझे मिला, मजबूर टू बी के, दैट वाज फ्रॉम 1920 इविल रिटर्न्स, विक्रम भट्ट साहब की मूवी थी, चिरंतन भट्ट साहब ने गवाया था मुझे। और उस रात में लोगों ने मुझे बहुत स्टूडियो में घोस्ट स्टोरी से बहुत डराया था। आई डोंट नो, वो लोग शायद हॉरर मूवीज में इतना डूबे हुए थे,
मुझे स्पेक्ट्रल हार्मनी में विनोद वर्मा हमारे रिकॉर्डिस्ट थे, विनोद वर्मा सर मुझे अंदर लेके गए, कहते आप तुझे भूत दिखाते हैं। मैंने बोला अच्छा मूड बना रहे हो गाने के लिए आप मेरा 1920 के हिसाब से। तो फिर दैट वाज फन। फिर मेरे साथ काफी स्वैप किया लोगों ने, इन्होंने हमारे ये इनसाइड स्टोरी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि जो वॉचमैन थे उनको बुला के उन्होंने बोला कि बता तेरे साथ कल क्या हुआ था। उसने बोला सर मैं सोफे पे सो रहा था, मुझे लगा रात में मेरे ऊपर भूत आके बैठ गया है और फिर वो उस दरवाजे से स्टूडियो में चला गया। मैंने कहा मैं वही गाना गाने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो एंड वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एट 11 आई गेस, रात में कुछ ऐसा हम लोगों ने डबिंग शुरू किया था। तो खैर उसके बाद फिर मैंने कर ले प्यार कर ले प्रोजेक्ट में गाया, सुनील दर्शन साहब का प्रोजेक्ट। और गाने हिट होना 2017 में, जो हमारा मनवा मोशन एक तरीके से हिट हुआ 2016 में आई गेस हिट हुआ था। तो उसके बाद से फिर थोड़ी चीजें और बेहतर हो गई। आपके कौन से गाने को सुनकर आपके पास ये कॉल आया कि डैडी आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस सॉन्ग, ऐसा कुछ हुआ था? बुलिया के लिए तो आया था कि वो गाना मुझे याद है कि मैंने दादा के साथ जैमिंग किया था। उसके पहले मनवा मोशन 100 तरह के 2 गाने आ चुके थे। और ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे हमेशा कॉल आती है तो सबसे पहला वर्ड यही होता है उनकी मैनेजमेंट टीम से, सर ये आपके लिए परफेक्ट गाना है, आप हमारे परफेक्ट वॉइस हो गए इस गाने के लिए। और पर मैं असलियत में बोलूँ तो बुलिया रिकॉर्ड करने से पहले इनफैक्ट 100 तरह के पहले भी, बट बुलिया वाज मोर प्रोमिनेंट इन दैट केस बिकॉज एक ही सिटिंग हुई थी प्रीतम दादा के साथ मेरी, उन्होंने मुझे बुलाया और स्टूडियो पहुंचा, थोड़ी देर हमारी डिस्कशन है स्केल्स को लेकर, डायनामिक्स को लेकर के, आउटरो को लेकर। एंड देन दादा ने मुझे बोला कि आई गेस तुम कल सेशन पे एक फ्रेश वॉइस के साथ आना, इन गाने को पूरा डब कर देना। और फिर मैंने 3 सेशंस और मांगे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहतर कर सकता था उस गाने को, और तो मैंने 3 सेशंस में उसे और डब किया। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीम इज दैट दे टुक सो मच ऑफ पेशेंस आउट ऑफ इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं डीजल इंजन हूँ, मैं 1 घंटा गाने के बाद मुझे गाना समझ में आता है और फिर मैं फिर से डिलीवर करना शुरू करता हूँ। सो अपने आप को जानना भी बहुत अच्छी बात है कि हम कैसे डिलीवर करते हैं। हर सिंगर का अलग टैक्टिक होता है, अलग स्ट्रैटेजी से वो डब करते हैं, बट फोकस एक ही रहता है कि गाना लाइफ टाइम के लिए है, तो व्हाई शुडंट बी आधे दिल से क्यों गाया जाए, तो पूरी तरीके से दिल से गाया जाए। ओके, बट जब आप गाते हैं आपका प्रोसेस क्या है कि मतलब एक ही दिन में यू कंप्लीट द होल सॉन्ग एंड द प्रोजेक्ट, या फिर अलग अलग सिटिंग्स ली आपने, या एक स्टैंजा आज गाया एक स्टैंजा कल गाया, क्या उससे मूड चेंज नहीं होता है किसी भी आर्टिस्ट का? फिर ऑफ कोर्स जी, मेरे हिसाब से जब हम प्रोफेशनली म्यूजिक में चले आते हैं तो मूड डजंट मैटर, इट्स अ जॉब टू डिलीवर इट ऑन अ वेरी सीरियस नोट। लोगों को लगता है ऐसा मूड बनाने के लिए बहुत अलग दिन अलग टेक्सचर हो सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे मेरे एक टीचर हैं विनोद प्रसाद जी, वो हमेशा बोलते हैं कि राग रसोई पागड़ी कभी ना एक समान, तीनों कभी एक जैसी नहीं होती। राग कभी बहुत अच्छा गा रहे होंगे हम किसी दिन, रसोई में खाना दाल का टेस्ट हर दिन चेंज हो सकता है, चावल कभी लगेगा बड़े परफेक्ट बने, आज रोटियां बड़ी परफेक्ट बने। उसी तरीके से पगड़ी होती है, जो पगधारी होते हैं हमारे, उनकी पगड़ी के लिए भी हर दिन परफेक्ट एक जैसी बने नहीं सही हो सकता है। तो मूड ऑफकोर्स चेंज होता है हर दिन, बट हमें उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है हर दिन स्टूडियो में। हाँ, रही बात कुछ गाने कभी कभी 2-2 घंटे में डब हो जाते हैं। कुछ गाने मैंने जैसे फास्टेस्ट, तो मैंने कोई गाना डब किया होगा आई गेस वो होगा, मैंने स्टूडियो टाइम टोटल सीखने के साथ में 1.5 आवर्स में भी डब किया है ट्रैक। ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स अप टू कंपोजर वेदर ही इज हैप्पी विद द आउटकम और नॉट, बिकॉज वो उनका कॉम्पोजिशन है और मैं उनके विजन पे ज्यादा चलता हूँ। अपने डिसीजंस के अलावा बाद में मैं बोल देता हूँ हाँ सर आउटरो में ये बेहतर हो सकता है, बट सारे ट्रैक्स की अलग अलग स्टोरीज हैं। कभी कोई गाना 2 घंटे में डब हो गया है, कभी किसी को महीनों लग गए, कभी कभी तो 1.5 महीने बाद चेंजेस आ जाते हैं किसी गाने में कि अरे भाई लिरिकली ये वर्ड जो है वो चेंज करना है। ऐसा हुआ है उसके जी कई बार तो हुआ है। अभी इनफैक्ट कुछ दिन पहले एक ही ट्रैक के 3 बार लिरिक एक वर्ड के लिए मुझे स्टूडियो पहुंचना पड़ता था, बिकॉज आई यूजुअली जैसे मैं वो में हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं स्टूडियो में जाके डब करूँ। अपने स्टूडियो सेशंस में से केवल कभी कभी वोक्स डब करके ना भेज दो अगर मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि कंपोजर के साथ डब करना इज सुपर फन। That's why I give all my gratitude to all these composers because they give you your time. It's very precious. Okay. थोड़ा सा म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, थोड़ा सा पहले के समय में जाएंगे तो क्या होता था ना कि एक आवाज से पहचानते थे किसी एक्टर को। अगर कोई एक्टर स्क्रीन पर गाना गा रहा है तो कई बार वो आवाज जो पीछे आती थी वो रिपीटेड होती थी। जैसे अभिजीत एक तरीके से SRK के लिए वो काफी डेडिकेटेड थे। बिल्कुल अभिजीत जी, हाँ जी। खन्ना साहब की बात करें, राजेश खन्ना साहब की, तो उनके लिए मेजर गाने आई थिंक किशोरदा ने गाए होंगे। अब ऐसे में आपने कभी सोचा है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो उन्हीं के गाने सुन रहे थे, वही सब स्क्रीन पर देख रहे थे, आप भी वही देख रहे होंगे, आपके दिमाग में था कभी कि देयर विल बी अ पर्टिकुलर हीरो एंड आई विल बी हिज डेडिकेटेड वॉइस, और इट्स नेवर द सीन विद यू?
जी नहीं, ऐसा मेरी कोई सोच थी नहीं, मैंने इतने बड़े ख्वाब देखे नहीं थे, बस मैं तैयारी करने में लगा हुआ था कि मैं पहले गाना अच्छे से गाऊं और लाइफ लॉन्ग गा सकूं। बट आई वुड रियली थिंक ये प्रोसेस एक्चुअली होता है, जैसे अभी तक मैं कुछ 6 प्लेबैक कर चुका हूँ ऑलरेडी वरुण धवन साहब के लिए। हाँ तो वरुण धवन साहब और रणवीर कपूर साहब के लिए मुझे बहुत फिट सिंगर माना जाता है। हाँ और अभी भी शायद से, मैंने भी थोड़े दिन पहले तेलुगु प्रोजेक्ट डब करना था, स्ट्रीट डांस 3D जब आई थी वरुण साहब की, तो मुझे ओ देवा देवा मानिन सामानी आड़ीगा, तो मुझे तेलुगु गाने के लिए बुलाया गया वो वरुण धवन साहब। आई वाज हैप्पी कि हाँ ये प्रोसेस लोगों को पसंद है, गणपति बप्पा मोरया, 100 तरह के, एंड देन ऑफ कोर्स मन माय इमोशन। तो ये चीजें होती हैं एक्चुअली कि सिंगर शूट करते हैं अगर, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है एक्टर्स इतने कमाल के होते हैं कि वो किसी भी सिंगर को अपना गाना बना लेते हैं पिक्चराइजेशन में। तो दैट्स इक्वल टैलेंट बोथ द वेज। पर मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि मुझे इन लोगों सबके साथ गाने का मौका मिलेगा और कंटिन्यूअसली इनके साथ गाते रहने का मुझे मौका मिलता रहेगा। और जो लोग बुलिया के अलावा नहीं जानते हैं, आपने जग्गा जासूस के लिए भी गाने गाए हैं। जी हाँ, जी हाँ, गलती से मिस्टेक गाया मैंने, उसके बाद सब खाना खा के दारू पी के चले गए। और तो ये सब बहुत मजेदार मोमेंट होते थे। मैं जानना चाहती हूँ कि जब भी कोई सॉन्ग रिक्रिएट करने की बात होती है, बुलिया एक तरीके से आप कहेंगे वो माइलस्टोन, वो लैंडमार्क आपका काम रहा। उसके बाद जब आप इतना बड़ा हिट सॉन्ग दे देते हैं जो क्रिटिकली भी अक्लेम्ड हो, लोगों में भी बहुत चला हो, उसका प्रेशर होता है कुछ ऐसा वापस रिक्रिएट करने का, टू मैच अप योर ओन मार्क्स समटाइम्स, या फिर आप बड़े फ्री रहते हैं कि ठीक है, आई हैव गिवन दिस एंड आई विल टेक टाइम नाउ? आई वुडंट से दैट कि मैं ये सोचता हूँ कि आई विल टेक टाइम नाउ, बट आपने जो बात बोली, खुद से एक रेस हो जाती है शुरू कि बिकॉज दैट सॉन्ग हैज गॉट लॉट ऑफ एलिमेंट्स। उसमें सिंगिंग एलिमेंट भी है, म्यूजिक प्रोडक्शन एलिमेंट भी है, कंपोजिशन का भी एलिमेंट है, लिरिकली भी एक एलिमेंट है, जिसमें सबने मिल करके, पिक्चराइजेशन भी है। तो एक गाने के सुपर हिट होने में केवल सिंगर ही नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। अब एज एन सिंगर अगर मैं बोलूँ कि मैं वैसा कोई कॉम्पोजिशन आता है, मैं हर गाने को एक्चुअली 150% देता हूँ। और इट वुडंट बी लाइक कि मैं किसी भी गाने को हाफ हार्टेडली गाता हूँ। मेरा कभी भी ये पर्सपेक्टिव नहीं रहता, मेरे लिए हर गाना इक्वल है, बिकॉज इट्स गोना बी लाइफ टाइम फॉर पीपल। हाँ, बट खुद से रेस जरूर रहती है, और हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि फिर से वैसा ही गाना है, उसके लिए जरूरी वैसी कॉम्पोजिशन भी है, और वैसी लिरिक्स भी है, और वैसी स्टारकास्ट भी है। और फिर सिंगिंग, क्योंकि जैसे बोलिया की बात है, तो लोगों को लगता होगा कि शायद गाना इतना वैल्यूबल था रणवीर जी के लिए, और मैंने गाया, और मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया था पहले मैं किसके लिए गाना चाह रहा था। सो आप समझ सकते हैं, एवरी सॉन्ग इट्स अबाउट योर ऑनेस्टी टुवर्ड्स द वर्क, सिंपल। और हाँ, एक रहता है अपने आप से कंपटीशन, बट मेरा मानना ये भी है, वंस अ चैंपियन इज ऑलवेज अ चैंपियन। बट हाँ, वो मौके मौके की बात है कि हम कब उसके लिए अवार्ड्स लेते हैं, और कब हम उसको दर्शा पाते हैं दुनिया में कि हाँ भाई, हमने बड़ा अच्छा गया, हमने बड़ा अच्छा गया। बट एवरी सॉन्ग नीड्स टू बी द सेम मेरे हिसाब से। आप इस फिल्म की बात हो गई, या फिर बहुत सारी तमाम सारी फिल्में हैं, जैसे आई थिंक जग्गा जासूस और चिचोड़े भी उसमें नाम है, जिसमें आपने प्रीतम दा के साथ काम किया है। एंड इन एवरी इंटरव्यू ऑफ योर्स आप उन्हें बड़ा प्रेज कर रहे होते हैं। सो हाउ डिड दिस बॉन्ड स्टार्ट? कब, कैसे शुरुआत हुई थी उस बॉन्ड की? मैं दादा के, जब भी मैं एक्चुअली एजेस बैक 2010 में मैं जाता हूँ, तो मुझे याद है मैं हमारे आइडिया रॉक्स इंडिया में प्रीतम दा एज अ गेस्ट आए थे, और मैं उनसे मिला था। और जैसा कि मैंने बोला, कल्चर कहीं ना कहीं बहुत स्टैंड आउट करता है मेरी लाइफ में, व्हिच मेक्स मी रूटेड ऑल द टाइम। तो मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे गले लगाए, उन्होंने बोला रॉकस्टार्स गले मिलते हैं ब्रो। आई वाज लाइक नाइस। 2010 के बाद फिर मैं दादा से 2015 में मिला। मैंने एक गाना गाया दादा के लिए, जो कि उन्हें पसंद आया, बट खासा पसंद आया जब उनके लिए मैंने रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद शायद से वो खुद में इतने काइंड है, और उनको पता है कि एक आर्टिस्ट हाउ मच ही गिव हिज एफर्ट टू अ सॉन्ग, वो शायद उनका जो पैरामीटर है मैं उस पर खरा उतरता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बाद में मैं उनके टीम में ट्रेनिंग लेने लगा, विच वाज जैमेट इनिशियल, जो कि इनिशिएटिव था। जैमेट एक है विच इज एन आर्टिस्ट हब, विच इज गेटिंग पॉपुलर एज वेल। तो मैंने जैमेट ज्वाइन किया, जैमेट में मेरी ट्रेनिंग हुई, मेरी डांस ट्रेनिंग कराई गई उस बीच, क्योंकि मुझे स्टेज पे फिर दादा के लिए प्रिपेयर कराया गया। तो मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया दादा के साथ बिफोर आफ्टर सॉन्ग गॉट रिलीज। तो वही बॉन्डिंग और गुरु और एक स्टूडेंट की बन जाती है। But Dada never want himself to be guru of anyone, but he is guru of lot of singers, I would say. तो दादा के साथ काफी टाइम स्पेंड करता था, उनसे टेक्निकली हमें सीखने को काफी चीजें मिलती थी, प्रोजेक्शन वाइज वो काफी ब्रीफ करते थे। और
I would always, because मैंने जितना उन्हें जाना, he is very kind first of all, he's very soft spoken, he has a very good sense of humor, और next level ही होता है वो कुछ, और he is one of the most charmers around you, which makes you feel like that you worth beyond your imagination, you know. तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करते हैं हमारे अंदर. तो एज एन गुरु, मेरे जितने भी गुरु हैं, वेदर इट्स मिस्टर जेमी वेंडेरा फ्रॉम कैलिफोर्निया, जिनसे मुझे दादा नहीं मिल पाया था, तो अब आप समझ सकते हैं कि ही इज बीन वेरी केयरिंग फॉर अस एज वेल, कि हम अच्छे टीचर्स से सीखें भी. मारिया डिक्रूज से दादा ने मुझे फिर सीखने के लिए उनसे मेरे क्लासेस अरेंज करवाई बॉम्बे में, और बिकॉज दीज टीचर्स आर बिग वोकल कोचेस होते हैं. फिर उसके बाद उन्होंने तो शायद आप कह सकते हैं, इस वजह से उनके लिए बहुत प्यार बढ़ जाता है. और उन्होंने गाइड भी बहुत किया मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में भी. जब आप फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, मेरे मम्मी पापा लखनऊ की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा डले हुए हैं, उन्हें पता है लड़का अकेले रहता है, गाइड करना है उसे, राइट पाथ पे रखना, ये चीजें अगर एक मेंटर सिखा रहा है, तो आई गेस वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड वी शुड ऑलवेज शो आवर ग्रैटिट्यूड टू दैट पर्सन हु हैज बीन टेलिंग अस ऑल दीस थिंग्स. तो ऑफ कोर्स आप मेरे सारे इंटरव्यूज में सुनेंगे ये बात कि मैं दादा को प्रेज करते हुए थक ही नहीं सकता, बिकॉज नोबडी विल, in fact every singer will praise about him. Yeah. See, social media being a very toxic place sometimes, right? आप जो कि उनके बड़े क्लोज हैं, कई बार ऐसी खबरें आ रही होती हैं और बहुत सारे लोग लिख रहे होते हैं अबाउट हिज सॉन्ग्स, जिनकी ट्यून्स बाहर के गानों से मिल रही होती है, इंस्पायर्ड है या नहीं है. ऐसे मौकों पर मैं चाहे प्रीतम की ही बात करूं या एज अ म्यूजिक कंपोजर सिंगर, जब भी ऐसी खबर आती है और लोग इस पर बात कर रहे होते हैं, रिएक्शन होता है और आगे कुछ स्टेप लेने के बारे में सोचा जाता है. how you guys react to it basically? Actually, sometimes we should avoid stupid people to listen as well. मतलब जो म्यूजिक को लेकर के अगर हम कॉपी करने की बात करें, रीमिक्स और बहुत सारे मुद्दे उठाएंगे इस बात पे. तो वी शुड टेक म्यूजिक एज एन एंटरटेनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, रही बात जो लीगैलिटीज होती है, जिसमें इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट की हम बात करते हैं, वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हम उन्हें करने दें तो बेहतर है. पहले हम एंटरटेनमेंट की बात करें. और रीमिक्स अगर कॉपी करना नहीं है, तो कोई भी ट्रैक कॉपी करना नहीं है वर्ल्ड में. और किसी की, मुझे नहीं लगता मेरी आवाज बहुत ओरिजिनल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं सबको सुन के तो बड़ा हुआ हूँ. अभी आपसे मैंने 5 मिनट बात की है, अब आप जिस तरीके से छोटे छोटे नॉइसेस बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे वो भी ऑब्जर्व करने पड़ रहे हैं, व्हिच इज गोना गिव मी अ वेरी गुड फील इन माय सॉन्ग. तो मैं भी बचपन से उदित जी को ही सुनता आया हूँ, कुमार शानू साहब, सोनू निगम जी, कैलाश खेर, शान दादा. मैं एक मिक्स आउटपुट है सारे सिंगर्स का. मैं यंगस्टर्स में बेनी दयाल, जुबिन नौटियाल, और वाह क्या राइमिंग हो गई, बेनी दयाल एंड जुबिन नौटियाल. So you get over all these singers itself. So somehow that makes me feel कि मेरे इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता. मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखना चाहिए. बिल्कुल. एक आखिरी सवाल अमित आपसे पूछना चाहूंगी कि किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ ललन टॉप के दर्शकों को बताना चाहेंगे जिन भी चीजों पर आप काम कर रहे हैं? तो मेरे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एक्चुअली रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले बताना चाहूँगा आपको. मेरे जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रिलीज हुए हैं, द मोस्ट लेटेस्ट वन आई वुड से थलाईवी का टाइटल ट्रैक जो सुनिएगा, थलाईवी. आई गॉट द चांस टू सिंग इट फॉर मिस्टर जीवी प्रकाश. इसे लिखा है इरशाद कामिल साहब ने, और एक गाना आया है भवई में. तो भवई एक प्रोजेक्ट आया जिसमें प्रतीक गांधी जी ही स्टारिंग इन द मूवी, एंड गाने का नाम है सियापति रामचंद्र जी, और ये लिखा है शब्बीर अहमद साहब ने और कंपोज भी किया शब्बीर अहमद साहब ने. और ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लेटेस्ट में रिलीज हुए हैं, रिसेंटली रिलीज हैं, और काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं. एंड देयर इज वन मोर सॉन्ग पॉटलक, एक सोनी लिव का ओरिजिनल आया है, जिसका एक ट्रैक मैंने गाया है. और टिप्स का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हमने ट्रिब्यूट किया है, टिप्स ने एक्चुअली ट्रिब्यूट किया है, और आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट, जगजीत सिंह साहब को. एंड आई गेस दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूट ऑफ दिस डिकेड. एंड उसमें मैंने गज़ल गाई है कि मेरे करीब ना हो मैं शराबी हूँ, और ये गज़ल बहुत ही प्यारी है, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ जब मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए टिप्स और I would like to thank the whole team, of course, to make me they meant to be part of this project. And इसके अलावा there are a lot more projects are coming, and I'll keep you posted. Thank you so much, Shunali, for your valuable time. That means a lot to me, and thank you, Lalan Top and your team mates. Cheers, guys. See you very soon.
बहुत खूब, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित। ऐसे ही बहुत से मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे दी लल्लन टॉप अड्डा पर। मैं हूँ सोनाली, देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।